हेलो एवरीवन, ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। हम लोग इस लेक्चर में बात करते हैं राज्यसभा की पोजीशन के बारे में। मुझे सबसे पहले एक बात बताओ श्रेया, हिंट तो अभी तक आपको मिली गई होगी। इस टॉपिक को क्यों डिस्कस कर रहे हैं हम यहाँ पर? एकदम से क्या मतलब बनता है इस टॉपिक को डिस्कस करने का, राज्यसभा की पोजीशन? इसी हाउस की पोजीशन क्यों डिस्कस कर रहे हैं? लोकसभा के ऊपर चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं हम? याद करो, उसके अस्तित्व के बारे में एक बात बताई थी मैंने। हाँ, खर्चीला है और इसका एक इसकी एग्जिस्टेंस के ऊपर अर्पित, याद है मैंने बताया था, एक डाउट रहता है। डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव है नहीं बेफालतू के अंदर, खर्चीला हाउस है, पावर कुछ होती नहीं है। मनी बिल के केस में इसकी औकात क्या है? जीरो। ये अगर 14 दिन के बाद भी रख भी ले रूट कर, अगर ये कहे मैं तो नहीं कर रहा लव लेटर वापस, तो कुछ होगा क्या उससे? हाँ। जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है राज्यसभा की एज कंपेयर टू लोकसभा, उसको 3 एंगल से डिस्कस करा जा सकता है। नंबर 1, कहां पर राज्यसभा की पावर बिल्कुल इक्वल है टू द लोकसभा, कहां पर राज्यसभा की पावर अनइक्वल है टू द लोकसभा, यानी कि लोकसभा ज्यादा पावरफुल है। लेकिन क्या राज्यसभा के पास कुछ ज्यादा स्पेशल पावर्स हैं, चाहे भली एक हो, दो हो, तीन हो, लोकसभा से थोड़ी सी ज्यादा हैं क्या? जी हाँ, ऐसा एक केस बनता है जहां पर राज्यसभा के पास कुछ स्पेशल पावर्स हैं दैट आर नॉट शेयर्ड विद द लोकसभा, यानी कि वहां पर लोकसभा थोड़ा सा कमजोर है, वहां राज्यसभा की अस्तित्व को रियलाइज करवाने के लिए वो पावर है कि हाँ भाई कुछ पावर है इसके पास, जो कि इसको मतलब एक बनाती हैं अपर हाउस। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं किन किन मैटर्स में राज्यसभा की पावर बिल्कुल इक्वल है विद डेट ऑफ लोकसभा। तो जो पावर स्टेटस है राज्यसभा का वो इक्वल होता है लोकसभा का इन मैटर्स लाइक इंट्रोडक्शन एंड पैसेज ऑफ ऑर्डिनरी बिल्स। कौन से हाउस में आ सकता है सबसे पहले ऑर्डिनरी बिल? किसी भी हाउस के अंदर। अरे कॉन्फिडेंट ही बोला करो यार, किसी भी हाउस के अंदर। सोच रहे हैं बच्चे बैठ के यार अभी भी यार। ठीक है, किसी भी हाउस के अंदर। क्या राज्यसभा में पहले आ सकता है? क्या लोकसभा से पास होने के बाद राज्यसभा वो जाएगा ही जाएगा ऑर्डिनरी बिल? पक्का जाएगा, कुछ भी हो जाए? एक से पास करवा के प्रेसिडेंट को देते थे डायरेक्टली साइन करवाने के लिए। क्यों? ठीक है, ना रे ये मत बोलो, प्रोसीजर है। ठीक है, यहाँ पर वो गली छाप टोन नहीं। ठीक है। दूसरा, इंट्रोडक्शन एंड पैसेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। क्या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में लोकसभा की ही पावर सुप्रीम होती है क्या अर्पित? इसको क्या बोलते हैं हम लोग वैसे? संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोसेस। इसके लिए जो भी बिल आता है, क्या लोकसभा की पावर सुप्रीम होती है क्या? बताओ। लोकसभा ही इंट्रोड्यूस कर सकता है क्या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स को? कोई भी ला सकता है, लेकिन पास करवाने के लिए दोनों हाउसेस की मेजोरिटी की जरूरत है हमें कि नहीं है? कितनी मेजोरिटी? स्पेशल के वो नॉर्मल मेजोरिटी? स्पेशल। सिंपल तो नहीं ना, क्योंकि टर्म देख रहे हो कितना हैवी है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। हरनीत, संविधान का एक पन्ना फाड़ना है ताकि कोई और पन्ना लग सके वहां पर। छोटा मोटा प्रोसेस नहीं है ना ये। उसके बाद इंट्रोडक्शन एंड पैसेज ऑफ फाइनेंशियल बिल्स। और ऐसे फाइनेंशियल बिल जिसके अंदर प्रोविजन ये हो कि देश की तिजोरी से पैसा निकालना है, एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कंसर्न हो वो। अब यहां पर क्या राज्यसभा की पावर है? बिल्कुल नहीं। नहीं तो फाइनेंशियल बिल मनी, तो फाइनेंशियल बिल तो अलग है ना, भूल गए? श्रेया, वो कौन सा आर्टिकल? मनी बिल तो आर्टिकल 110। ये कौन से दो आर्टिकल्स होते हैं फाइनेंशियल बिल 1 एंड 2? 117 क्लॉज 1 और 117 क्लॉज। ठीक है। इलेक्शन एंड इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, दोनों हाउसेस का योगदान जरूरी है क्या यहां पर? राज्यसभा ये बोलकर पीछे हो सकता है यहाँ पर श्रेया कि मुझे तेरे से क्या लेना देना, प्रेसिडेंट से बोलकर के तू हटे, तू बने, तू जाए, तूने कराई क्या हमारे लिए? हमारे हाउस में तो वाइस प्रेसिडेंट बैठता है। नहीं ना। उसके बाद इलेक्शन एंड रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट।
लेकिन यहां पर देखना, वाइस प्रेसिडेंट कौन से हाउस का बंदा है? उधर का क्या है? वो चेयरमैन है ना? उसको सैलरी किसकी मिलती है, वीपी की या फिर चेयरमैन की? सोच समझ के बोलो यार, इसमें कंफ्यूजन क्यों है इतना? हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, चेयरमैन की मिलती है। अभी भी इन लोग को डाउट है, अभी भी उसमें। राज्यसभा जो है, इकलौता ऐसा हाउस है जो कि वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल के प्रोसेस को खुद से इनिशिएट कर सकता है। लोकसभा नहीं कर सकता है वाला काम। क्यों? क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट का बेसिक अस्तित्व कौन से हाउस के साथ जुड़ा हुआ है? राज्यसभा। ये एक प्रकार से, वैसे तो हम इसको कैटेगरी में नहीं डाल रहे हैं, तीन तरह की डिस्कशन करनी है ना हर नीता में, कि जहां पर राज्यसभा की पावर इक्वल है, अनइक्वल है और स्पेशल है। वैसे तो ये राज्यसभा की काइंड ऑफ स्पेशल पावर ही है, लेकिन हम इसको यहां पर नॉर्मली उसमें ही पढ़ रहे हैं। लेकिन ये एक कैविएट है। द कैविएट इज, राज्यसभा ही इकलौता वो हाउस है जो कि खुद से अपने दम पे वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल के प्रोसेस को इनिशिएट कर सकता है। वाइस प्रेसिडेंट जो है, शी और ही कैन बी रिमूव्ड बाय अ रेजोल्यूशन विच इज पास बाय राज्यसभा इफेक्टिव मेजोरिटी से, जो कि एक प्रकार की स्पेशल मेजोरिटी होती है। एंड लोकसभा बाद में से एग्री कर लेता है बाय सिंपल मेजोरिटी। इसको रिमूव करने का प्रोसीजर देख लो ध्यान से। राज्यसभा के अंदर इनिशिएट हो जाएगा रिमूव करने का प्रोसीजर। किसको? वीपी को। कैसे करेगा राज्यसभा? थ्रू अ रेजोल्यूशन। इस रेजोल्यूशन की औकात क्या है? ये छोटा मोटा रेजोल्यूशन नहीं है, इसकी औकात काफी ज्यादा सुप्रीम है। क्यों सुप्रीम है? इफेक्टिव मेजोरिटी के साथ, जो कि एक प्रकार की स्पेशल मेजोरिटी है, उससे यह रेजोल्यूशन होना चाहिए पास। उसके बाद लोकसभा सिर्फ और सिर्फ इसे नॉर्मल सिंपल मेजोरिटी के साथ बस एग्री कर ले। एग्री। ये एक छोटा सा 3 पॉइंट का एक प्रोसेस है वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए। यानी कि वाइस प्रेसिडेंट का जो रिमूवल प्रोसेस होता है वो किससे कनेक्टेड है? किससे कनेक्टेड है? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव के जुडिशरी। ये मामला कोर्ट में जाएगा, ये मामला सरकार के पास जाएगा, या पार्लियामेंट संभाल लेगा इसको? पार्लियामेंट। उसके बाद राज्यसभा मेक्स रिकमेंडेशन टू द राष्ट्रपति फॉर द रिमूवल ऑफ सीजीआई एंड दूसरे जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के एंड हाई कोर्ट के, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कैग। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग, इसके लिए रिकमेंडेशन दे सकता है। अगर रिकमेंडेशन दी तो क्या हम ये भी बोल सकते हैं क्या रिमूवल प्रोसेस इनिशिएट हो सकता है? मतलब राज्यसभा की बातों को संज्ञान में लिया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा, ऐसा है? बिल्कुल। ऑर्डिनेंस को अप्रूव करता है जो कि प्रेसिडेंट ने इशू कर रखे हैं। मुझे क्या बताओ, चलो अप्रूव करेगा, ठीक है, मान लिया। मुझे जरा कोई टाइमलाइन बता सकता है कब अप्रूव करेगा? व्हेन? सबसे पहले इसके लिए आप मुझे बताओ, ऑर्डिनेंस का जो टेन्योर होता है वो कितना होता है? 6 मंथ। इसके बाद अगर इसे कंटिन्यू होना है तो क्या करना पड़ता है? पार्लियामेंट जब दोबारा रीअसेंबल होगा तो वो क्या करेगा? इस ऑर्डिनेंस को पास करेगा, अप्रूव करेगा। अगर वो अप्रूव हो गया तो क्या बन जाएगा ये एक्ट। अगर नहीं हुआ तो हट जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं अब आपसे पूछूं, हरनीत, ये जो राज्यसभा ऑर्डिनेंस जो है वो अप्रूव करेगा, कब करेगा? क्या लोकसभा भी करेगा? चलो बात बता दो, दोनों हाउस के ही बता दो कब करेगा। क्या बोलेंगे हम श्रेया, यहां पर क्या वर्ड यूज करेंगे? आफ्टर? आफ्टर रीअसेंबली ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। एक का तो योगदान है ही नहीं ना श्रेया।
क्या ऑर्डिनेंस को सिर्फ एक हाउस पास करके लॉ बना सकता है जैद? नहीं। ऑर्डिनेंस आए ही क्योंकि क्यों था? क्योंकि एक हाउस नहीं था या फिर दोनों ही नहीं थे, तभी तो आया था। अच्छा, क्या ऑर्डिनेंस को गवर्नर भी ला सकता है क्या राज्य के लेवल पे? ऑर्डिनेंस नहीं लाता गवर्नर। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर नहीं होती गवर्नर के पास। असेंबली सेशन में होगी ऐसा जरूरी है हमेशा? विधानसभा विधान परिषद बैठी होंगी पूरे साल? है, आता है। ठीक है। उसके बाद अप्रूवल ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ ऑल थ्री टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज बाय द प्रेसिडेंट, उसको अप्रूव करा जाता है राज्यसभा के द्वारा। कौन कौन सी इमरजेंसी लगती है? आर्टिकल जल्दी बताते जाओ फटाफट से। आर्टिकल कौन सी इमरजेंसी होती है? नेशनल। आर्टिकल 3, उसके बाद 50, ये कौन सी इमरजेंसी होती है? अरे मयूर, फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है। प्रेसिडेंट रूल, स्टेट इमरजेंसी। उसके अच्छा, यहां पर गवर्नर क्या चिट्ठी लिख कर देता है प्रेसिडेंट को कि राज्य की मशीनरी क्या कर गई है? फेल कर गई है, कोलैप्स कर गई है, आप इसे आकर क्या कर लो? संभाल लो। आर्टिकल लास्ट बताओ। 360 कौन सी इमरजेंसी? हरनीत, फाइनेंशियल इमरजेंसी लास्ट टाइम कब लगी हमारे देश में? क्यों? श्रेया कह रही क्यों, तो क्यों का तो पता नहीं, अभी तक नहीं लगी लेकिन। उसके बाद सिक्स्थ वाला, हाँ, प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन दे सकता है राज्यसभा कि सर जी, लोकसभा तो गूंगा बन के बैठा हुआ है, हम आपको बोल रहे हैं लेट्स इनिशिएट द रिमूवल प्रोसेस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर कैग। ये जो पर्सन मेंशन्ड है ना, आपको इनके रिमूवल प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए रिकमेंडेशन दे सकता है कि सर जी इनको हटवाने के लिए प्रक्रिया स्टार्ट करो, हम इनिशिएट कर रहे हैं इस प्रक्रिया को। और ये वाला काम लोकसभा भी कर सकता है पहले, राज्यसभा भी कर सकता है। मतलब राइटर यहां पर आपको ये बताना चाह रहे हैं, देखो भूलो मत, इक्वल स्टेटस विद द लोकसभा। यार ये इतने इंपॉर्टेंट डिग्नेटरीज हैं, फंक्शनरीज हैं, हमें तो ऐसे ही लगेगा ना श्रेया कि सरकार लोकसभा के साथ कंसर्न है तो लोकसभा के एमपीज या मिनिस्टर्स ही बोलेंगे ये वाला काम करने को राष्ट्रपति को। नहीं, राज्यसभा भी कर सकता है पहले, ये बोल रहे हैं पॉइंट। और इसको हम पहले पढ़ चुके हैं बिल्स वगैरह के केस में। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग पीएम। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो मिनिस्टर्स हैं इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, दे कैन बी मेंबर्स ऑफ ईदर हाउस। ऐसा हो सकता है कि पीएम राज्यसभा से हो? ऐसा कभी हुआ है क्या? कौन थे? फिर तुम्हारा दोस्त है वो है? 10 बार हो गई, हाँ वही तो, मतलब 50 हो, मतलब तुम क्या ज्यादा फ्रैंक हो जाओगे? पल में इनकाउंटर कर देंगे, फिर बैठ के सोचते रहना तुम। However, irrespective of their membership, they are responsible only to the Lok Sabha. मेंबरशिप किसी भी हाउस की हो, लेकिन उनकी जवाबदेही जो होती है वो लोकसभा के लिए होती है। क्यों भाई? क्यों? नहीं, सरकार बेसिकली इनकी कहां पर बैठी हुई है? हाँ, एग्जीक्यूटिव सारे के सारे बेसिकली लोकसभा का पार्ट है। ठीक है। उसके बाद जो भी रिपोर्ट्स होती हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की, उसको संज्ञान में लेता है राज्यसभा भी, जैसे लोकसभा लेता है। दोनों हाउसेस की मंजूरी, आपसी सहमति जरूरी होती है। जैसे अभी यूपीएससी में कुछ चेंजेस की बात चल रही कि इंटरव्यू को हटा दो और मेंस के पेपर में 1-2 सब्जेक्ट को इधर उधर कर दो और जो सी सेट है उसको कंप्लीट तरीके से रिमूव कर दो, अभी चल रहा है। राज्यसभा के एमपी ने दी रिकमेंडेशन, और ऐसा नहीं है कि अगर उन्होंने दिए कि ये माना नहीं जाएगा या फिर ये इस रिपोर्ट को कंसिडर नहीं करा जाएगा। ये रिपोर्ट्स बड़ी सीरियस रिपोर्ट्स होती हैं। क्यों?
बात यहाँ पर किसने दी रिकमेंडेशन और किसने कंसिडरेशन में लाया? रिकमेंडेशन भी नहीं, अब तो बात कंसिडरेशन की स्टेज पर आ गई। रिकमेंडेशन होती भी तब भी इतना वो सीरियस मुद्दा नहीं होता। अब तो रिपोर्ट को कंसिडर कर लिया राज्यसभा ने। बात यह है कि यार ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी रिपोर्ट दे रही है, और अगर राज्यसभा अगर इसको कंसिडरेशन में ले रहा है तो जाहिर सी बात है इसके बाद ये लोकसभा के पास भी जाएगा। और फाइनेंस कमीशन, यूपीएससी, कैग दूसरी चीज़ है। मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, ये वाली ट्रिक मैंने पहले भी रिपीट करी हुई है। आप आपको ना एक क्वेश्चन पक्का किसी ना किसी एग्जाम में हर एक ऑल्टरनेटिव ईयर यूपीएससी में भी आज तक ये लगातार देखने को मिलता है। विच अमंग द फॉलोइंग बॉडीज आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, विच अमंग द फॉलोइंग बॉडीज आर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। इनका रट्टा मारने से पहले आपको करना क्या चाहिए? लक्ष्मीकांत की जो बुक है, आप इसके इंडेक्स पे जाओ जहां पर सारे चैप्टर्स मेंशन्ड हैं। लक्ष्मीकांत के चैप्टर ऐसे ही नहीं दे रखे होते, 1 से लेकर 80 तक सारे चैप्टर मेंशन कर रखे हैं, उसके पार्ट बना रखे हैं। जैसे पार्ट 1 के अंदर चैप्टर 1 से लेकर 11 तक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक्ट से लेकर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तक मिलेगा। ऐसे ही किसी न किसी पार्ट का एक नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड दूसरा नाम है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। उसके अंदर आपको लिस्ट गिवन है कि चैप्टर जो ये 51 है यहाँ से लेकर 59 तक ये सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। आप इंडेक्स को एक बारी टोटल ये याद कर लेना, हेडिंग हेडिंग सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की और सारी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की। आपको पक्का 2 से 4 नंबर का फायदा मिलेगा एग्जाम के अंदर सिर्फ ये इंडेक्स को याद करके। जैसे अब श्रेया, अभी हमें नहीं पता ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन कौन सी है, मुंह जुबानी हमें याद नहीं है। हम ये सोचे जब पूरा लक्ष्मीकांत कवर कर लेंगे तब ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, तब भी नहीं हो पाएगा। हमें सबसे पहले लिस्ट पता होनी चाहिए, उसके बाद हम अंदर कूदेंगे इसके अंदर। उसके बाद अगर सुप्रीम, ध्यान से सुनना, अगर सुप्रीम कोर्ट की, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत कम जगह पर मिलेगा ये, और इसके ऊपर आज तक क्वेश्चन भी फ्रेम नहीं करा गया किसी भी एग्जाम के अंदर, और मैं इस पॉइंट को बहुत प्यार करता हूं। मैं टेस्ट सीरीज के अंदर भी नहीं देखा मैंने ये वाला क्वेश्चन आज तक। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और यूपीएससी अगर इनकी ज्यूरिसडिक्शन को बढ़ाना है, हरनी ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या होता है? रेंज ऑफ योर पावर, functions and duties and responsibilities। दिख रहा है क्लियरली? सब कुछ दिख रहा है ना ये? ठीक है, रेंज ऑफ योर पावर, फंक्शंस एंड ड्यूटीज एंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अभी सुप्रीम कोर्ट या यूपीएससी के काम करने का एक निर्धारित क्या कहते हैं उसको, जोन होता है ना। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के ये वेल डिफाइंड मयूर पावर्स एंड फंक्शंस होंगे। सिमिलरली यूपीएससी को इस दायरे के अंदर रहकर काम करना है, यही होगा ना। अगर यहाँ पर हमें, मैं दूसरे कलर का कोई पेन ले रहा हूँ, अगर यहाँ पर हमें मान लो कि कोई एक एडिशनल, मुझे 2 ड्यूटीज़ को और डलवाना है यूपीएससी के केस में, और सुप्रीम कोर्ट के केस में 7 पावर्स एंड फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ऐड करवाना है। उसका जो जोन ऑफ वर्क है, एक वेल डिफाइंड जो एक रीजन ऑफ वर्क है, मुझे उसमें उसको ज़्यादा दायित्व, ज़्यादा जिम्मेदारियों से मतलब उसको देना है सुप्रीम कोर्ट को या फिर यूपीएससी को। इसके लिए जितनी पावर लोकसभा के पास है ना ये काम करने के लिए, उतनी ही राज्यसभा के पास भी है इस चीज़ को एनलार्ज करने के लिए। ये कह रहा है टॉपिक, समझ में आया ये वाली बात? ये जो लिस्ट बनाई मैंने, और मैंने +2 और +7 लिखा है, ये नंबर्स पे मत जाना कि आप इसको +2 +7, ये एक एग्जाम्पल के लिए लिए हैं। कुल मिलाकर मैंने क्या बोला यहाँ पर, एनलार्ज करना है अगर इसको तो। ज्यूरिसडिक्शन को, इसलिए मैंने ज्यूरिसडिक्शन वर्ड को सबसे पहले डिफाइन करा छूटते ही। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, समझ में आया? जल्दी बोलो। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।